साइट एरिया बनारस चौक के करीब फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों 2 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी है। फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ता और बिजली की तारें मौजूद थीं। बेसमेंट की दीवार को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कूलिंग का अमल कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, साइड एरिया बनारस चौक के करीब जो है वो एक फैक्ट्री थी जिसमें फोम और जो है वो बिजली की तारें मौजूद थी। उसमें अलग सुबह जो है वो आग भड़क उठी। 4 घंटों की जिद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 ने आग पर जो है वो इस वक्त काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे। ये वो बेसमेंट था जहाँ पर सारा जो है वो सामान रखा गया था, दीगर चीज़ें थी यहाँ पर। अंदर जो है वो सारा देखें, इस वक्त भी जो है वो एक शदीद जो है वो तपिश उठ रही है और पानी भी अंदर मौजूद है। रेस्क्यू वर्कर इस वक्त जो है वो अंदर काम कर रहे हैं और जो काबू पाने की कोशिश, मजीद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है और मजीद सर्चिंग की जा रही है कि कोई भी जो है वो यहाँ पर शोला वगैरह ऐसा मौजूद ना हो जिसमें जो है वो आग लगी हो। ये पूरी फैक्ट्री थी जहाँ अब वक्त भी जो है वो कूलिंग का अमल जारी है और कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू को जो है वो जल्द अज जल्द कूलिंग का अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। इस वक्त जो है वो यहाँ पर भी आग लगी हुई है। मेरे साथ जो है वो रेस्क्यू वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं। इरफान भाई, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? आग पर जो है वो कितना काबू पा लिया गया? कूलिंग में कितना टाइम लगेगा? कूलिंग तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह कूलिंग हो जाएगी और आग के ऊपर हमने काबू पा लिया है। कितना, मतलब आपको क्या मुश्किलात पेश आई और कितनी गाड़ियों की मदद से आग पे काबू पाया? जी, हमने तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों की मदद से हमने इसके ऊपर काबू पा लिया है और मुश्किलात हमें स्टार्टिंग में पेश आ रही थी क्योंकि आग जो लगी थी, धुआं बहुत ज़्यादा था, अंधेरा भी था और 3 डिग्री की आग थी, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था आग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या क्या अंदर सामान क्या क्या मौजूद था? आपको इत्तला कितने बजे मिली? हमें तो तकरीबन 8:30 के बाद ही इतला हमें मिली है और मल्टी फॉर्म की ये फैक्ट्री है। मैट्रेस हो गया, गत्ता हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंदर। जानी नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या बताया गया था, आग कैसे लगी थी और आपको कितने बजे इत्तला मिली थी यहाँ पर? जी, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और हमें 8:30 के बाद ही हमें इतला मिली है। जी, बिल्कुल देखें, रेस्क्यू जो इंचार्ज थे, इमरजेंसी इंचार्ज, वो हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त भी जो है वो अंदर टीमें जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। इस वक्त देखें, ये मजीद जो है वो रेस्क्यू वर्कर यहाँ से आ रहे हैं और ये जो है वो बेसमेंट की जानिब रास्ता जा रहा है, जबकि जो ऊपर रास्ता है वो भी एक फर्स्ट फ्लोर की जानिब जाता है। ये 2 मंजिला जो ग्राउंड प्लस जो है वो बेसमेंट प्लस फर्स्ट फ्लोर पर ये इमारत बनाई गई थी जिसको जो है वो यहाँ पर आग लगी हुई थी। इस वक्त जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त देखें, मजीद भी जो रेस्क्यू वर्कर हैं यहाँ पर मजीद ये ऑक्सीजन मास्क पहन के जो है वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त भी जो धुआं अंदर मौजूद है। आग पर जो है वो कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मजीद भी जो है वो सर्च किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तकरीबन रेस्क्यू 1112 की जो 7 से 8 गाड़ियाँ, जबकि KMC जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनकी मदद से जो है वो आग पर काबू पाया गया है। इस वक्त अब मैं आपको बाहर की जानिब लेकर चलूँगा कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू जो टीमें हैं अंदर मौजूद हैं। बाहर से लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है। मैं उस जानिब लेकर चलता हूँ जहाँ से जो है वो सुबह के वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही थी। ये वो मकाम है जहाँ पर जो है वो यहाँ से दीवारों वगैरह को जो है वो तोड़ा गया है और कोशिश की गई थी यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। थोड़ी सी जगह दीजिएगा। ये देखें, यहाँ से जो है ये बेसमेंट था जिसमें जो है वो आग लगी थी। इस वक्त भी देखें अंदर जो है वो सामान मौजूद है, सरिया मौजूद है, ये दीवारों को जो है वो तोड़ा गया है। ऊपर जो है वो पेंट्स की चीज़ें मौजूद है। ऊपर मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे, ऊपर की जो दीवार है उसको भी जो है वो एक्सकलेटर की मदद से, शावल की मदद से जो है वो तोड़ा गया है और ऊपर जो है वो पेंट्स मौजूद है, जबकि नीचे जो है वो फॉर्म, गत्ता और दीगर चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद है वो हटाया जा रहा है। तमाम ये बेसमेंट में इस वक्त जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे पौने घंटे में कूलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़्यादा गाड़ियों ने जो है वो आग पर काबू पाया है। सुबह जो है वो फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली है, जबकि कुछ मकामी लोगों से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि तकरीबन ये सुबह से 6 से 7 बजे से आग लगी हुई है। जो है वो यहाँ पर नशे के आदि अफराद जो है वो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ से जो सामान है उसको चोरी किया जाता है, उसके बायस ये आग लगी। जबकि फायर ब्रिगेड का कहना है कि इब्तदाई तौर पर मालूम हो सका है कि शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है। कूलिंग का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ही आग का तखमीना लगाया जा सकेगा, नुकसान का तखमीना और आग की वजूहात का भी जो है वो तयन हो सकेगा। इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल तकरीबन अब जो है वो हाफ से ज़्यादा मुकम्मल कर लिया गया, कुछ ही देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा और इमारत को क्लियर करार दे दिया जाएगा। जी उसामा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। साइट एरिया बनारस चौक के करीब फैक्ट्री में आतिश ज़दगी, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों 2 वाटर बाउंसर ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी है। फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ता और बिजली की तारें मौजूद थीं। बेसमेंट के दीवार को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कूलिंग का अमल कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों
2 वाटर बाउसेस ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ते और बिजली की तारें मौजूद थी। बेसमेंट की दीवार को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कूलिंग का अमल कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। साइट एरिया बनारस चौक के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों, 2 वाटर बाउसेस ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ते और बिजली की तारें मौजूद थी। बेसमेंट की दीवार को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कूलिंग का अमल कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अपडेट करें आपको, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों, 2 वाटर बाउसेस ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल इस वक्त तक जारी है। फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ते और बिजली की तारें मौजूद थीं। साइड एरिया बनारस चौक के करीब फैक्ट्री में यह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। कूलिंग का अमल जारी है। बेसमेंट की दीवार को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कूलिंग का अमल कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि साइट एरिया बनारस चौक के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों, 2 वाटर बाउसेस ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी है। फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ते और बिजली की तारें मौजूद थी। बेसमेंट की दीवार को तोड़कर ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 1 माह में सब ठीक हो जाएगा। आसिफ जरदारी का एतमाद भरा पैगाम। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में पंजाब के मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत का फैसला हुआ। पंजाब में इंतखाबी तैयारियों के लिए पार्टी को मुतहरिक रहने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को नून लीग या पंजाब हुकूमत पर बयानात से रोक दिया गया। हुकूमत पंजाब में BISP के तहत सैलाब मुतासिरीन की मदद करेगी। पीपल्स पार्टी का गंदम का इमदादी निर्ख 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का इमदादी निर्ख 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। इख्तलाफात बरकरार। आज़ाद कश्मीर के मामले पर पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। इस हवाले से बात कर लेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइए। जी देखिए, 2 रोज़ कबल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तवील इजलास हुआ था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसके कुछ फ़ैसलों का तो ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ अंदर की कहानी मिली है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास को यकीन दिलाया था कि सिर्फ उनको 1 माह दिया जाए और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने उनसे 1 माह मांगा है। 1 माह में सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तब तक पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा, कोई भी सूबाई वज़ीर पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून के बारे में बयानात जारी नहीं करेगा। इस इजलास में एक ये भी बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ़ंड्स जारी किए जाएंगे, जिसका चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने पहले इनकार किया था। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि गंदम का इमदादी नर्ख मुकर्रर किया जाए, जो कि 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक ऐलान आ गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसमें 3500 रुपये गंदम फ़ी मन का इमदादी नर्ख मुकर्रर किया गया। इस तरह पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया। दूसरा अहम पंजाब के हवाले से अहम बातें हुई थी, जिसमें ख़ास तौर पे ये फ़ैसला हुआ है कि पंजाब का जो मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम है उसकी पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी और असम्बली में भी मज़कूरा बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत करेगी और उसकी तब्दीली का मुतालबा करेगी। ये भी फ़ैसला हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करेगी पंजाब में। तो ये कुछ ऐसे फ़ैसले थे जिनका बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया था। अलबत्ता 1 माह का ये बहरहाल फ़ैसला हुआ था कि वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दी जाती है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी मुतालबात थे वफाकी हुकूमत से, उनमें से अभी तक कोई भी मुतालबा हल नहीं हुआ है और पीपल्स पार्टी अपने तमाम तर मुतालबात पर स्टैंड कर रही है। जी, सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ अद्वियात के टेंडर कानून के मुताबिक ना होने पर महकमा सेहत को अद्वियात की खरीदारी रोक दी गई, जिसके बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिन। आगाह कीजिएगा इब्राहिम।
बिल्कुल महकमा सेहत सिंध की हिदायत पर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो टेंडर्स रोक दिए गए हैं और मुख्तलिफ अद्वियात जो है वो उनकी फराहमी भी रोक दी गई है। अदालती हुक्म के जो टेंडर्स हैं वो रूल के मुताबिक किए जाएँ, उसके बाद ही इनको खोले जाएँ और वहाँ पर अद्वियात फराहम की जाएँ। तो इस हवाले से कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो चुका है और अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से मरीज़ों को बाहर रेफ़र करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की OPD में, जहाँ पर हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी मरीज़ परेशान है। कहते हैं किसी किस्म की अद्वियात मुयस्सर नहीं है और शदीद परेशान है और अब मज़ीद एक हफ़्ते के बाद मज़ीद बहरान पैदा हो जाएगा। आप बताएं, ये तमाम दवाएं आपसे बाहर से मंगवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो जो 2-3 रुपए वाली टेबलेट है वो दे रहे हैं, बाकी जो महंगी है बोले बाहर से अफोर्ड करें। अगर बाहर से अफोर्ड करना होता तो सिंध गवर्नमेंट में क्यों आते? तो या तो फंड आ रहा है इनकी जेब में जा रहा है या तो फिर फंड आ नहीं रहा, दोनों में से कोई मसला है। अब चोर बाजारी ज़्यादा है, ईमानदारी कम है। ठीक है, साथ साथ आप बताएं कि आपका मरीज दाखिल है, ये क्या है, तमाम चीज़ें बैठ से मंगवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले, क्या कह रहे हैं? अपना चेकअप कराया था, उनको गिलव्स की अवेल था, गिलव्स ला के दिए हैं उनको, दवाइयाँ लिखी हैं जो कि मज़ीद बाहर से मिलेंगी। अब हम गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आ रहे हैं टेस्ट कराने आ रहे हैं, ना टेस्ट किया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, बस हुजूर आ रहे हैं, कभी इधर जाओ कभी इधर, चल नहीं पा रहा इंसान, लेकिन उनको दौड़ा रहा है, जाओ इधर जाओ तो उधर जाओ उधर जाओ, ये हो रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। हम आए यहाँ पे क्यों, हमें प्राइवेट में दिखाए थे, उन्होंने क्या यहाँ पे टेस्ट लिखे थे, वो उन्होंने ब्लड टेस्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया। जैसे कि देख सकते हैं मरीज़ बड़े परेशान हैं, कहते हैं मामूली अद्वियात मौजूद हैं, इनका भी बहरान पैदा हो जाएगा आइंदा 1-2 हफ्ते के दौरान, क्योंकि महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों की इंतजामिया, डायरेक्टर और मुख्तलिफ शोबाजात को ख़त लिख दिया है कि फ़िलहाल जो है वो अद्वियात जो है वो रोक ली जाएँ, अद्वियात फराहम ना की जाएँ, जिसकी वजह से मज़ीद बहरान पैदा होगा। अब ये अदालती हुक्म है या महकमा सेहत की और कार्रवाइयाँ, इस हवाले से अभी देखना बाकी है। लेकिन अभी भी अद्वियात अगर आती भी हैं इस मुख्तलिफ अस्पतालों में तो मुबैना तौर पर मरीज़ों तक नहीं पहुँच सकती, मुबैना तौर पर किसी और जगह पहुँच जाती हैं लेकिन मरीज़ों तक नहीं पहुँच पाती। ये तो सिर्फ लियाकताबाद अस्पताल का हाल है, इसी तरह दीगर अस्पतालों में भी अद्वियात की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मरीज़ शदीद परेशान हैं, इनको प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात ख़रीदना पड़ रही हैं। तो हुकूमत और अदालत को इस अहम मसले पे फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मरीज़ों की मुश्किलात। जी आपको बताएं कि कराची में सहाफ़ी भी महफूज नहीं, गुलिस्तान जौहर में डाकू बेलगाम, पुलिस हाल खामोश। गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में रिपोर्टर सलमान सलीम के साथ डकैती, 2 मुसल्लम मुल्ज़िमान CD21 के नुमाइंदे से 2 मोबाइल फ़ोन्स 10,000 नकदी छीन कर फरार। कब तक ख़त्म होगा कराची में खौफ का राज? सहाफ़ी बरादरी सरापे सवाल है। कराची में सहाफ़ी भी गैर महफूज हैं। गुलिस्तान जौहर में डाकू बेलगाम, पुलिस हाल खामोश हैं। गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में रिपोर्टर सलमान सलीम के साथ डकैती, 2 मुसल्लम मुल्ज़िमान CD21 के नुमाइंदे से 2 मोबाइल फ़ोन्स 10,000 नकदी छीन कर फरार हो गए। बात कर लेते हैं, मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल CD21 और 24 न्यूज़ रोजाना के हिसाब से ये चीज़ बता रहा होता है कि शहर में लूटमार और डकैती की वारदातें मुसलसल बढ़ती जा रही है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद अगर सवाल किया जाता है आला पुलिस हुक्काम से, पुलिस चीफ जावेद आलम मोदो से या IGCN से, तो वो आदाब शुमार में उलझा देते हैं। बहरहाल वारदातें मुसलसल चल रही हैं और गुज़िश्ता रात ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये यहाँ से ड्यूटी खत्म करने के बाद हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं सलमान सलीम, ये अपने घर जा रहे थे तो गुलिस्तान जौहर से गुजरते हुए दूसरी का इलाका है गुलिस्तान जौहर का, जहाँ पर जो है नामालूम मुसल्लह अफराद ने जो है उनको पहले तो बाइक को रोकने की कोशिश की और उन्होंने जब बाइक भगाई तो उनकी बाइक को टक्कर मार के गिरा दिया। गिराने से उसमें हुआ ये कि 2 बेचारे जख्मी भी हुए हैं और उसके बाद उनके पास 2 मोबाइल फोन थे कीमती, वो भी छीन लिए गए। 10,000 रुपये कैश था उनके पास, घड़ी थी उनके पास, तो वो भी उतार ली गई। और डाकू जो है लूट मार की वारदात के बाद और उनको जख्मी करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद बमुश्किल तमाम ये घर पहुंचे और दीगर सहाफती तंजीमों से भी रब्ते हुए, हमसे भी रब्ते हुए। तो बात यह है कि लूट मार की वारदातें किसी और जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। गुलिस्तान जौहर पुलिस को इस वाक़े की रिपोर्ट दी गई और गुलिस्तान जौहर पुलिस का ये कहना है कि भाई हम मुल्जिमान को तलाश कर रहे हैं। रात का वक्त था तो रात के वक्त की वजह से जो है वो CCTV फुटेज भी अभी तक जो है वो पुलिस को नहीं मिल सकी है और पुलिस ये कह रही है कि हम CCTV फुटेज ऐसे मुकाम की किसी की तलाश कर रहे हैं जहाँ से मुल्जिमान को कम से कम या तो फरार होते हुए देखा जा सके या आते हुए देखा जा सके। बहरहाल अभी इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर है। जैसे उनकी तबीयत बहाल होती है उसके बाद जो है उनको वहाँ गुलिस्तान जौहर थाने लाया जाएगा जहाँ पर बाकायदा इसका मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन तमाम सहाफती तंजीमें जो खासतौर पर क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन है कराची की,
और ट्रेनी जो है उनकी जानिब से भी इस अमल की बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है कि कोई भी अब शहर में आम आदमी बेचारा वैसे ही परेशान था और डाकुओं के रहमो करम पर था, सहाफ़ी बिरादरी भी अब उसके निशाने पर आ गई है। और हम हर 2-4 दिन बाद ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई सहाफ़ी जो खासतौर पर जो रात गए अपने घर जाने वाले हैं ड्यूटी खत्म करने के बाद, खिदमत अंजाम देने के बाद, उनको जो है टारगेट किया जाता है। दरअसल SSP ईस्ट जो है डॉक्टर फर्रुख रजा, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो सामान छीना गया है उसको बरामद भी किया जाएगा। जी मेराज अख्तर, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 के इंतखाबात का केस अदालत ने बिला मुकाबला इंतखाबात का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का नासिर को 2 माह में शफाफ इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत की सोसाइटी के अहल वोटर्स की तस्दीक की हिदायत। रिमार्क्स ये इलेक्शन तक प्रॉपर्टी के मामला जूं के तूं बरकरार रहेंगे। अदालत का 2 माह में इंतखाबी अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद जानते हैं, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, ये सोसाइटी के इंतखाबात का मामला है जहाँ पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो की सरबराही में दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर वकला जो है सोसाइटी की अदालत में पेश हुए। वकला का मौक़िफ़ है कि अजीमाबाद हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में बिला मुकाबला इंतखाबात करवाए गए थे, लिहाजा अदालत ने बिला मुकाबला इंतखाबात की मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को 2 माह में सोसाइटी के इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिए। अदालत ने रिमार्क किया कि सोसाइटी के इंतखाबात में शिरकत के अहल वोटर्स की तस्दीक भी की जाए। सोसाइटी के इलेक्शन तक प्रॉपर्टी के मामला यूं के तूं बरकरार रखे जाए। इसमें दरख्वास्त गुजार जो अलाटीज हैं उनका मौक़िफ़ है कि अजीमाबाद सोसाइटी के मामला तवील अरसे से अदालत में ज़ेर इल्तवा है। अदालत मुतअद्दिद बार वोटर लिस्टों की चेकिंग करके इंतखाबात की हिदायत कर चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी और साबिक अहदेदारान दानिस्ता मुख्तलिफ बहानों से इंतखाबात में ताक़ीद करते रहे। इसमें अदालत के हुक्म पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव से इंतखाबात न होने की वजह पूछी। रजिस्ट्रार के इस्तफसार पर सोसाइटी ने एक लिस्ट पेश की कि इंतखाबात हो चुके हैं और अहदेदारान जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जो कि अदालत ने इनका मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि इंतखाबात करा के रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। जी मुमताज़ जमाली, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में शाहराए फैसल पर दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर DG पार्क्स पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से, आगाह कीजिएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शाहराए फैसल में दरख्तों की कटाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत डायरेक्टर जनरल पार्क्स जो हैं वो अदालत में पेश हुए, लिहाजा जो पैरावाइज जवाबात यानी कि तफसीली जवाबात से मुतल्लिक डायरेक्टर पार्क्स ने आज अदालत में मोहलत की इस्तदा की है। उन्होंने कहा कि अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो पैरावाइज कमेंट्स जो है आज ही फाइल करेंगे, लिहाजा उनको जो है आज के रोज़ तक मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर की है। अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि शाहराए फैसल से कदीमी दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं, लिहाजा पूरे मुल्क में शजरकारी की इंतहाई ज़रूरत है, लेकिन कराची जैसे शहर में जहाँ पर पहले ही कंक्रीट जंगल बन चुका है वहाँ पर दरख्त काटे गए हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने काटे गए दरख्तों की तफसीलात भी तलब की। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि तफसीलात ये भी बताए जाएँ कि दरख्त की लकड़ी कितने पैसों में बेची गई, कहाँ टेंडर जारी किया, किसको जारी किया, ये तफसीलात भी जो है अदालत ने तलब की थी। लिहाजा आज DG पार्क्स आए, उन्होंने पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने के लिए मोहलत तलब की। जी, आपको बताएं कि नई नवेली दुल्हन से गैर फितरी अमल और तशद्दुद केस पर समाअत। अदालत ने मुलज़िमान से मिली भगत के इल्ज़ाम में नामजद डॉक्टर की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। निजी अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताएगा जवाद। जी बिल्कुल, नई नवेली दुल्हन से गैर फितरी अमल करने और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जज जनूबी अब्दुल ज़हूर चांडियो ने मुलजिम मोहम्मद रऊफ़ शेख की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मनसूख कर दी है। मुलजिम ने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की थी। सरकारी वकील इरफाना के मुताबिक मुलजिम पेशे के लिहाज से डॉक्टर है। मकतूला को जब अस्पताल में इसके पास इलाज के लिए लाया गया तो इसने मुजरिमाना गफलत का अब मुजाहिरा किया है और ये
प्रोसिक्यूटर का ये भी कहना था कि ना ही डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला दी, ना ही इलाज के लिए इसे सरकारी अस्पताल भेजा, जबकि उनका ये भी कहना था, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जो डॉक्टर है उन्होंने जो मुल्ज़िमान हैं उनसे हलफनामा भी लिया कि ये जो वाक़या है पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जबकि वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम का नाम मुकदमे में शामिल नहीं है, मुल्ज़िम ने जब सर्जरी कर ली तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हैं। जबकि अदालत ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया है कि जो मकतूला है उसे मुनासिब मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बजाय सर्जरी कर दी गई और फिर डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट से भी ये साबित होता है कि जो मकतूला है उसे नाकाफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो दी गई थी, जबकि हलफनामा भी जो है वो लिया गया है। इसी के साथ जो है वो अदालत ने अस्पताल इंतज़ामिया को भी आड़े हाथों लिया और सिंध हेल्थ कमीशन को जो है वो मुकदमे की कॉपी इरसाल करने का हुक्म देते हुए कहा कि जो इदारा है वो मुताल्लिका डॉक्टर और अस्पताल के ख़िलाफ़ आज़ादाना तहक़ीक़ात करवाए और तहक़ीक़ात की रोशनी में उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए। याद रहे मकतूला शांति को उसके शोहर अशोक ने सफाकियत का निशाना बनाया था। मकतूला कई दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गई थी और मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ थाना बगदादी में ये मुकदमा दर्ज किया गया। टमाटर की कीमतों ने मुर्गी की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है। टमाटर रिटेल में मुख्तलिफ इलाकों में 400 से 500 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे ज़ायद तक फ़रोख्त होने लगा है। होलसेल में टमाटर 300 रुपए किलो तक दस्तयाब होने लगा। वजूहात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में अगर हम टमाटरों की कीमतों की बात करें तो टमाटरों की कीमतें शहरियों के होश उड़ा रही हैं, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है रिटेल की सतह पर 400 रुपये किलो से लेके 500 रुपये किलो और कहीं कहीं पे उससे ज़्यादा पे फ़रोख्त किया जा रहा है। शहाबुद्दीन मार्केट में ये जो टमाटर है ये तकरीबन 400 रुपये किलो पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा अव्वल जो है वो कहीं पे 380 रुपये, कहीं पे 390 रुपये किलो, कहीं पे 400 रुपये किलो, कहीं पे 450 और कहीं पे 500 रुपये किलो और बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे 500 रुपये किलो से ज़ायद पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और होलसेल में बात करें तो होलसेल में यही दर्जा अव्वल जो टमाटर है इसकी कीमत तकरीबन 300 रुपये किलो और इससे ज़ायद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सब्ज़ी फरोश से जानते हैं भाई ऐसा क्या हुआ कि टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, चिकन की कीमतों को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही है आपका कि टमाटर इस टाइम काफ़ी आउट ऑफ रेंज है आवाम की पहुंच से, यहाँ तक कि दुकानदार की पहुंच से भी दूर है। इसकी वजूहत ये कि जो हालिया बारिशें, सैलाब, सैराब, गांव वगैरह तबाह हुए, इसकी वजूहत ये है। अब ये जिन लोगों के ज़मीनें ऊंचाई पर यानी कि बलूचिस्तान इस किस्म के जो इलाके हैं ये वहाँ से अवेलेबल हो रहा है आवाम को, और कुछ अभी जैसे कि ईरान अफ़गानिस्तान से भी आ रहा था जिसकी वजह से थोड़ी कीमत डाउन भी हुई थी, लेकिन वो ब्रेक कर देगा अफ़गानिस्तान ईरान। अब जो कि टोटली बलूचिस्तान आ रहा है इसकी वजह से टमाटर की कीमतों में इजाफा मज़ीद देखा जा रहा है। टमाटर की कॉस्ट 400 से लेकर 480 तक फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन हाँ शहाबुद्दीन मार्केट में टोटल टमाटर 400 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि चौधरी ब्रदर्स की तरफ से कल टमाटर बरोज़ संडे हमने यह इसकी डाउन रेट लगाए थे, 380 रुपये टमाटर फ़रोख्त किया है हमने। आज बिल्कुल सब्ज़ी फरोश हैं, इनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई और चिकन की कीमतों को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है टमाटर की कीमतों में। और टमाटर की कीमतों में इजाफे की जो एक वजह जो बताई गई वो ये है कि एक तो सीज़न है, दूसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ जो ज़राए उनका ये बताना है कि जो बारिशों की वजह से फसलें भी मुतासर हुई हैं, टमाटर जो है वो ताख़ीर से भी लगा है। और दूसरी जानब यह है कि क्योंकि शादियों का भी सीज़न है तो शादियों की सीज़न में डिमांड बढ़ जाती है, तो यही वजह है कि टमाटर की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। टमाटर की कीमतों के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। टमाटर कुछ नहीं तो 200 रुपए मिले, 150 रुपए मिले, लिमिट है ना, यहाँ तो हर चीज़ आउट ऑफ लिमिट चल रही है। 100-150 रुपए सही है, बस 400 तो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा है। तो अब टमाटर कितना खरीदते हो? पहले कितना खरीदते थे? पहले किलो लेते थे, अब आधा किलो लेते, क्या करें। टमाटर लेने आए थे, लिए ही नहीं, 400 रुपए किलो है, क्या खरीदेगा आदमी। 400 इनको दे देंगे तो और सामान भी तो लेना है। ठीक है, टमाटर की कीमतें क्या होनी चाहिए? टमाटर रहा 100, 120, इससे ज़्यादा का थोड़ी है, ये तो जुल्म है हमारे साथ। मैं तो थोड़ा ही लेती हूँ, जो क्लियर बात है, ख़त्म हो जाए एट ए टाइम अच्छा है, रादर देन आप उसको वेस्ट करो, क्योंकि 400 रुपये किलो पहले ही चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मुल्क में अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हालांकि बाहर से इतना माल आ रहा है ईरान से, तो अब तो सस्ता होना चाहिए, बजाय सस्ता होने के और महंगाई होती जा रहा है माल। तो इधर आवाम के लिए तो वाकई बड़ी परेशानी है, बहुत मुश्किल है। अभी असल में हम टमाटर इस्तेमाल ही नहीं करते, दही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टमाटर महंगा है, इसके लिए दही इस्तेमाल।
कराची में सब्जियों के दाम आसमान से बातें करने लगे। बाजार और कमिश्नर कराची के नरखों में वाज़े फ़र्क। लहसुन 288 के बजाय 600 रुपये में दस्याब है। अदरक भी 552 के बजाय 800 रुपये किलो में बेची जा रही हैं। सब्जियों की कीमतें बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा बताएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में सब्जियों की कीमतें आसमानों को छूने लगी हैं और कमिश्नर कराची की जानिब से जो निर्खनामे दिए गए हैं उसके मुताबिक सब्जियां फरोख्त नहीं हो रही। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू की सरकारी कीमत इस वक्त जो है वो 63 रुपये है, लेकिन ये भी जो है वो 100 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्याज की बात करें तो इसकी कीमत जो है वो 86 रुपये है, ये भी 100 रुपये में फरोख्त हो रहा है। भिंडी की बात करें तो भिंडी की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 161 है, ये भी 200 में फरोख्त हो रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन की सरकारी कीमत जो है इस वक्त 288 रुपये है, ये भी जो है वो 600 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अदरक की बात करें तो 552 के बजाय ये भी 800। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत जो है वो 173 रुपये है, ये भी 320 में फरोख्त हो रही है। जबकि लीमू की बात करें तो लीमू की सरकारी कीमत जो है इस वक्त 322 रुपये है, ये भी 600 में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ करेले की बात करें तो ये 88 के बजाय जो है ये भी 150 में फरोख्त हो रहा है। फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी की सरकारी कीमत 104 रुपये है, ये भी 200 में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ मूली की बात करें, इसकी सरकारी कीमत 138 रुपये है, ये भी 150 में फरोख्त हो रहा है। जबकि खीरा सरकारी कीमत 115 के बजाय 200 में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं। दुकानदार के मुताबिक सब्जियां महंगी होने की वजह जो है ये है कि मंडी से जो है वहां से महंगा मिलता है और जो निर्खनामों पे कीमत लिखी जाती है उसके मुताबिक उनको सब्जियां नहीं मिलती, तो लिहाजा जब वो बाजारों में लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात होते हैं। इसके साथ साथ जो है महंगी उनको इसी वजह से जो है वो बेची जा रही है। स्मगलशुदा भारतीय गुटखा मुज़े से छालिया से सालाना अरबों रुपए नुकसान का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कराची में कस्टम्स एहलकारों की मुबैना मिलीभगत से स्मगल छालिया की दरामद जारी। हर माह 450 से ज़ायद कंटेनर्स मुज़े से छालिया पाकिस्तान पहुँचने लगे। हर स्मगल कंटेनर पर 40 से 50 लाख रुपए करप्शन का इंकशाफ। सुपारी बनाने वाली बेशतर कंपनियां टैक्स नेट से बाहर। तहकीकात में 14 बड़ी और 200 छोटी सुपारी फैक्ट्रियों का इंकशाफ। सिर्फ एक रजिस्टर्ड फर्म का रिकॉर्ड मौजूद, बाकी सब गैर कानूनी तौर पर सरगर्म। कराची समेत मुल्क भर में लाखों पान की दुकानें मुझे से छालियाँ सरेआम फरोख्त की जाने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताएगा। देखा जाए कस्टम्स की जानिब जो तहकीकात हुई स्मगलशुदा भारतीय गुटखा और स्मगल मुद्दे से छालिया से सालाना अरबों रुपए नुकसान करने की सामने आया है। कराची में कस्टम की मुबैना मिली भगत से मुद्दे से छालिया स्मगल करके पाकिस्तान लाने का इंकशाफ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हर माह 450 कंटेनर से जायद की स्मगल मुद्दे से छालिया का कारोबार किया जाता रहा है। और यहाँ जो तहकीकात हुई जिसमें बताया कि हर स्मगल कंटेनर पर 40 से 50 लाख रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कराची में मुंह के कैंसर की भी मरीजों की शरह में सबसे ज्यादा है और सुपारी बनाने वाली सारी बड़ी कंपनियां जो है टैक्स नेट से बाहर होने का भी इंकशाफ हुआ है। जो तहकीकात में आया है कि छालिया की लीगल दरामद सिर्फ 50 कंटेनर माहाने के करीब है। कानूनी तौर पर औसतन माहाना 50 कंटेनर की दरामद दिखाई जाती है। छालिया गुटखे की खपत जो है 500 कंटेनर तक पहुंच गई है और सुपारी बनाने वाली बड़ी और छोटी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। तहकीकात में 14 बड़ी और 200 छोटी फैक्ट्रियां सुपारी बनाने की सामने आई है, मगर अब तक तहकीकात में सिर्फ एक रजिस्टर्ड फर्म के रिकॉर्ड मिले हैं। कराची समेत मुल्क भर में लाखों पान की दुकानें मौजूद हैं और देखा जाए पूरे मुल्क में जो छालिया खुलेआम फरोख्त हो रही थी और जिसको मुजरे सेहत करार दिया, जिसकी इंपोर्ट के ऊपर भी मुख्तलिफ पाबंदियां आयद हैं, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम जो छालिया के साथ गुटखा भी पूरे मुल्क में फरोख्त हो रहा। खास तौर से कराची की बात की जाए तो कराची में देखा जाए 7 जिला में छोटी मोटे जो केबिन है दुकानें हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत